हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। आज का हमारा विषय है ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। ध्वनि परिवर्तन भाषा के विकास और उच्चारण की सुगमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रक्रिया प्रयत्न लगाव के कारण होती है, जिसमें ध्वनियां समीकरण, विषमीकरण, आगम, लोप आदि रूपों में बदलती है। इन परिवर्तनों की दिशाएं भाषा की संरचना और स्वाभाविक प्रवाह को प्रभावित करती है। मतलब कि जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें बोलना आसान और जल्दी बोलने के लिए जो शब्द अपने आप को बदलते हैं, यही ध्वनि परिवर्तन कहलाता है। तो इनके कई सारे रूप हैं, जिसमें पहला है समीकरण। समीकरण में दो विषम ध्वनियाँ एक दूसरे को प्रभावित कर एक जैसी बन जाती हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पुरोगामी समीकरण। मतलब यहाँ पे जो समीकरण के बारे में कहा जा रहा है कि जो दो अलग अलग अक्षर होते हैं एक दूसरे को देखकर एक जैसे हो जाते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई दो लोग सेम कपड़े पहने, मतलब कि कोई दो दोस्त हैं और जो दोनों सेम अपना जो ड्रेस है, कपड़े हैं वो पहने, तो जो उनका तीसरा दोस्त रहेगा वो भी उन दोनों के जैसे ही कपड़े पहन लेगा। या जैसे कि मतलब आप जैसे अपने दोस्तों के साथ करते हैं कि जिसके दो दोस्तों के साथ आप अगर बैठते हो तो तीसरा भी वहीं पे आके बैठ जाता है। तो यही बात इसमें भी कहा जा रहा है। और इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है पुरोगामी समीकरण। पूर्ववर्ती ध्वनियां परवर्ती ध्वनि को एक जैसा बना देती है। मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि जो पहला अक्षर होता है वो दूसरे को अपने जैसा बना देता है। उदाहरण में हम देखेंगे यहाँ पे कि जो पत्र, और इसमें जो बाद में जो पहला शब्द है पत्र है और जो दूसरा शब्द बनता है पत्ता। मतलब कि इसमें जो पहला तो है और जो दूसरा तो है वो दोनों ही मिलकर मतलब अगला जो तो है उसको बना देते हैं। और यहीं पे है चक्र। चक्र में भी जो क और क मिलकर का बना देते हैं, मतलब कि चक्का। मतलब जो दो शब्द एक जैसे हैं तीसरे को भी अपने जैसे ही बना लेते हैं। अगला है पश्चगामी समीकरण। परवर्ती ध्वनि पूर्ववर्ती ध्वनि को अपने जैसा बना देती है। मतलब कि इसमें कह रहा है कि इसमें जो दूसरा अक्षर होता है वो पहले को अपने जैसा बना देता है, और ऊपर वाले में हमने पढ़ा कि जो पहला अक्षर है वो दूसरे को अपना जैसा बना लेता है। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसमें जैसे कि कहा जा रहा है कि उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है तल्लीन और तल्लीन। मतलब कि जो दूसरा लौ है यहाँ पे तल्लीन का, वो लौ और पहला लौ मतलब दोनों ही मिलकर लौ, आधा लौ और पूरा लौ बना देते हैं, जिससे तल्लीन बन जाता है। और इसमें धर्म है और बाद में धम बन जा रहा है। यानी कि जो यहाँ पे रौ है वो म, यहाँ पे जो दूसरा शब्द है जैसा कि पहले में पत्र है, जैसे धर्म म, इसमें जो दूसरा शब्द है म है और पहला जो यहाँ पे शब्द है वो ध है, तो जो बनेगा वो म बनेगा। तो यहाँ पे बन गया धम। आगे हम बात करेंगे पारस्परिक समीकरण। इसका मतलब होता है कि दोनों मिलाकर एक नया अक्षर बन जाते हैं। मतलब कि जो दो यहाँ पे ध्वनियाँ हैं, शब्द हैं, वो मिलकर यहाँ पे जो दो अक्षर हैं वो मिलकर एक नया अक्षर बना दे रहे हैं। जैसे कि सत्य से सच बन गया। मतलब कि यहाँ पे उदाहरण में बताया गया है कि जो सत्य यहाँ पे तो है और य है, ये दोनों मिलकर चौ शब्द बना रहे हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ पे सव्य है तो यहाँ पे आधा वो और य मिलके डबल, मतलब कि आधा वो और वो सव्य बना दे रहे हैं। मतलब दो दोस्त मिलकर तीसरे को अपने जैसा, मतलब एक नया, जैसे कि मान लीजिए कि दो दोस्त हैं और अपनी कुछ बातें करते हैं कि हम ऐसा करेंगे या ऐसा करेंगे, वो सोचते रहते हैं, लेकिन जो उनका तीसरा दोस्त होता है वो उनसे अच्छा कर जाता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि दो को मिला के एक तीसरा ध्वनि बन जाना। अब आगे हम बात करेंगे, दूसरी है विषमीकरण। समीकरण के विपरीत यहाँ समान ध्वनियाँ विषम रूप धारण करती है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो दो अक्षर होते हैं, मतलब कि दो एक जैसे जो अक्षर होते हैं और बोलने में थोड़े कठिन लगते हैं, इसलिए उनको अलग कर दिया जाता है। मतलब वहाँ पे अलग अक्षर का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में काक,
काक में 2 क आ रहे हैं, लेकिन जो अगला शब्द बनता है वो क के जगह ग, तो यहाँ पे काग बोला जा रहा है। और आगे इसमें मुकुट है, मुकुट में मयूर शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पे कु है वो ऊ का रूप ले रहा है। अब अगला है इसमें आगम। उच्चारण की सुविधा के लिए शब्दों में अतिरिक्त ध्वनियां जुड़ती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि शब्द में नया अक्षर जुड़ जाता है जिसमें बोलना आसान हो जाए, जैसे कि इसके जो अलग अलग रूप बताए गए हैं। आदिम स्वर्गागम, तो शब्द के आरंभ में स्वर जुड़ता है। मतलब कि जो कहा जा रहा है कि शुरू में जो नया अक्षर बनता है उसमें स्वर शब्द जुड़ता है। जैसे कि हमारे हिंदी में जो वर्णमाला है उसमें जो स्वर है वो आदिम स्वर आगम में जुड़ता है। स्त्री में ई, जो ई है वो स्वर है, आगम हो रहा है मतलब कि आगे जुड़ जा रहा है तो स्त्री बन जा रहा है। स्नान है तो स्नान हो जा रहा है। अब है मध्य स्वर आगम या मध्य व्यंजनागम, मतलब कि स्वर और व्यंजन इसमें कोई भी जुड़ सकता है। शब्द के मध्य में या मतलब बीच में मध्य में स्वर या व्यंजन जुड़ता है, जैसे स्टेशन, तो यहाँ पे स्टेशन और शब्द यहाँ पे जुड़ रहा है। सुंदर मतलब कि सुनर, तो यहाँ पे सुनर में जो द है वो सुनर को सुंदर बना दे रहा है। अब है अंत्य स्वर आगम, शब्द के अंत में स्वर जुड़ता है, मतलब कि यहाँ पे जो शब्द बनेगा उसके लास्ट में। महत, महत में अ जुड़ रहा है इसलिए महत्ता सर जो शब्द है वो बन रहा है। हनुमत, और यहाँ पे जो अ है यहाँ पे हनुमंत, तो ये शब्द का यहाँ पे निर्माण हुआ। अगला है लोप। उच्चारण की सुविधा या शीघ्रता के लिए ध्वनि का लोप हो जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। मतलब कि किसी भी शब्द का जो उच्चारण होता है उसे बहुत ही आसान और जल्दी बोलने के लिए कुछ जो अक्षर होते हैं उनका लोप मतलब उनको गायब कर दिया जाता है ताकि जल्दी और आसानी से बोल पाए। जैसे उदाहरण में इनके जो 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है स्वर लोप। स्वर लोप मतलब कि यहाँ पे जो स्वर है उन्हें गायब कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। पहला जैसे कि अनाज को नाज, मतलब कि अ जो स्वर है उसका लोप हो गया, मतलब कि उसको हटा दिया गया, उसे गायब कर दिया गया है। और दूसरा घड़ी, मतलब कि यहाँ पे जो ई शब्द है ई स्वर में है तो घर बन गया है। आगे है व्यंजन लोप, यानी कि जो व्यंजन है व्यंजन को गायब करना या उसे हटा देना। जैसे स्थान में यहाँ पे जो स है उसे थान कर दिया गया है, यहाँ पे स व्यंजन का लोप है। आगे है उष्ट, उष्ट को ऊट कर दिया गया है, उष्ट, यहाँ पे को ट व्यंजन लोप है। अक्षर लोप, यानी कि यहाँ पे अक्षर का ही मतलब जो अक्षर है उन्हें ही हटा दिया जा रहा है, मतलब कि पूरा का पूरा गायब कर दिया जा रहा है। जैसे उपाध्याय, तो यहाँ पे जो उपाध्याय है उनका पूरा का पूरा लोप हो गया है और छा शब्द बना है। इसमें माता, माता में पूरा मतलब जो अगला शब्द बना है वो माँ है। ता शब्द का यहाँ पे जो ता अक्षर है अक्षर का लोप हो रहा है। आगे है समाक्षर लोप। 2 समान ध्वनियों में से एक का लोप, मतलब कि जो 2 एक जैसे अक्षर हैं उनमें से एक को गायब कर देना या एक को हटा देना। जैसे खरीदार, यहाँ पे जो दो है 2 अक्षर है समान है तो एक द को इसमें से हटा दिया गया है। नाक कट, मतलब इसमें से क जो शब्द अक्षर है उसे हटा दिया गया है, यहाँ पे बन गया है नकटा। आगे है इसमें वर्ण विपर्य। अगला स्वर या व्यंजन का स्थान बदल जाता है। वर्ण विपर्य में कहा जा रहा है कि जो शब्द है शब्द के जो अक्षर हैं उनकी जगह बदल जाती है, जैसे कि उल्टा पुल्टा हो जाता है। उदाहरण में हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे स्नान को नहान कर दिया गया है। स और नौ का स्थान परिवर्तन कर दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे जो श है वो नौ की जगह मतलब दोनों की जगह बदल दी गई है। और अगला उदाहरण है वाराणसी। वाराणसी को बनारस, जैसे कि आज के टाइम में जो नाम रखे जा रहे हैं उनको बदल के मतलब जो भी शहर है या कोई ऐसा, जैसे कि इलाहाबाद को प्रयाग बोला जाता है, वाराणसी को बनारस। तो इस प्रकार से हम अपने दोस्तों के या हमारे घर जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी हम अन्य नामों से मतलब अपने मनचाहे नामों से उनको बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो वह यहाँ भी वही कहा जा रहा है।
आगे है यहाँ पे महाप्राणीकरण। अल्प प्राण ध्वनियाँ महाप्राण बन जाती हैं। मतलब कि कहा जा रहा है कि जो मतलब जो अक्षर होते हैं, जो सादे अक्षर होते हैं जिसमें हवा या फुंकार आ जाती हैं, जैसे ग, घ, प, फ जैसे, तो वो महाप्राण बन जाती हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में गृह है, गृह को हम घर कहते हैं, ग से घ बन गया। आगे है परशु। परशु में फरसा जैसे प फ में बदल जाता है। आगे है अल्प प्राणीकरण। तो इसमें कहा जा रहा है कि महाप्राण ध्वनियाँ अल्प प्राण बन जाती हैं। अल्प और महाप्राण ये होता है कि जैसे कि अल्प प्राण में जो ध्वनियाँ होती हैं, हम जैसे किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उसमें यदि ज़्यादा हवा लेके बोलते हैं तो वो अल्प प्राण होता है, और महाप्राण जिसमें हम ध्वनियों के साथ हवा को ज़्यादा समय तक लेके बोलते हैं वो महाप्राण है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि महाप्राण ध्वनियाँ अल्प प्राण बन जाती हैं। मतलब कि जो जिसमें हम जो यहाँ पे ध्वनियाँ हैं उनमें कम हवा लेके बोलते हैं। उदाहरण में जैसे स्वादिष्ट। यहाँ पे स्वादिष्ट में जो शट मतलब स्वादिष्ट का है वो श, और जो ठ था वो श और ट में बदल गया है। सिंधु को हिंदू, मतलब कि हम सिंधु को बहुत ही स को बहुत कम हवा के साथ बोलना है तो वो हिंदू, मतलब कि द जो यहाँ पे जो ध है वो द में परिवर्तित हो गया है। अगला है घोषीकरण। घोषीकरण का मतलब कहा जा रहा है कि अघोष ध्वनियाँ घोष में बदल जाती हैं। मतलब बिना गले की जो आवाज वाला अक्षर होता है, यानी कि गले की जो आवाज होता है, जैसे क है, क से ग बन जाता है, तो इस प्रकार के। तो उदाहरण में शाक है तो शाक को हम साग बोल देते हैं, मतलब कि यहाँ पे क जो है वो ग में बदल जा रहा है। काक है, काक को काग, मतलब यहाँ पे क ग में परिवर्तित हो गया है। आगे है यहाँ पे अघोष। यहाँ पे घोष ध्वनियाँ अघोष में बदल जाती हैं। मतलब कि जो गले की आवाज निकलती है, जो अक्षर होते हैं वो बिना गले की आवाज के होती है, जैसे क ग में बदल जाना, द का त में बदल जाना, ब का प में बदल जाना, इस प्रकार से। तो उदाहरण में जैसे यहाँ पे तद है तो वो तत बन जाता है, द भी त का रूप ले लेता है। मदद है तो वो मदत बन जाता है, यहाँ पे द जो है वो त में परिवर्तित हो गया है। अगला है यहाँ पे अनुनासिकीकरण। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है निर्नुसाकिक ध्वनियाँ अनुनासिक बन जाती हैं। मतलब कि जो हमारे यहाँ पे कहा जा रहा है कि निर्नुसाकिक ध्वनियाँ अनुनासिक बन जाती हैं। मतलब कि जो हमारे अक्षर होते, जो हमारे सादा अक्षर होते, मतलब कि जो हमारा मतलब सिंपल साधारण अक्षर का हम उच्चारण करते हैं तो वो नाक से निकलने लगती है, मतलब कि उसका उच्चारण नाक से होने लगता है। जैसे कि उदाहरण में यहाँ बताया गया कि चंद्र। चंद्र में जो फिर बाद में जो अगला शब्द बनता है, चंद्र बिना नाक के बोल रहे हैं, और चांद, तो यहाँ पे जो नौ है, नौ का उच्चारण नासिक मतलब कि नाक के मतलब द्वारा की जाती है। जैसे सर्प, सर्प का भी उच्चारण हम बहुत ही सादा तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये सांप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें र का उच्चारण प में बदल जाता है। अगला है उष्मीकरण। ध्वनियाँ उष्म ध्वनिया में बदल जाती हैं। मतलब कि कहा जा रहा है कि जो अक्षर होते हैं वो सा वाली हवा निकलने लगती है। जैसे कि उदाहरण में अष्ट, अष्ट से अस्त बन गया, यहाँ पे ट है वो थ में बदल गया, यानी कि त को फूंक मारकर बोलकर थ में बदल दिया गया। अगला है वक्त। वक्त में भी वक्त हो गया, मतलब कि यहाँ पे जो त है वो भी थ में बदल गया, क्योंकि इसे हवा के साथ बोला जा रहा है। और जोर से बोलने या जो भाषा होती है वो हवा की जो आवाज़ आती है, इस कारण से इसका परिवर्तन हो जाता है। आगे है मात्रा। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि दीर्घ स्वर हर्ष या हर्ष स्वर दीर्घ बन जाता है। मतलब कि इसमें जो स्वर है वो इसमें परिवर्तन होते हैं। जैसे कि उदाहरण में पुत्र है तो पुत्र से पूत बन रहा है, यानी कि जो ऊ है वो ऊ में परिवर्तित हो जा रहा है। आज शब्द जो है वो अज में परिवर्तित हो जा रहा है। जो यहाँ पे आ है वो अ का रूप ले ले रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो स्वर है वो बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा इसमें परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे आ से अ, ई से छोटा ई, ऊ से छोटा ऊ, मतलब कि जो बड़ा ऊ होता है उससे छोटा ऊ, तो ऐसे अपना रूप ये बदलते रहते हैं। अब हम देखेंगे निष्कर्ष।
निष्कर्ष में कहा जा रहा है ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं भाषा के विकास और उच्चारण की सुगमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अधिकांश परिवर्तन प्रत्यय लाघव यानी कि उच्चारण में आसानी के कारण होता है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो भाषा है, भाषा को एक जीवंत रूप प्रदान करने के लिए होते हैं और बोलने वालों की सुविधा और जो खेद होता है, उनको जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको बदलती रहती हैं। इसलिए जो हमारे ध्वनि परिवर्तन है वो बहुत ही ज़रूरी थे और ये उनके कुछ जो 12 स्वरूप दिखाए गए हैं ध्वनि परिवर्तन के जो है। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।